नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। क्या हाल चाल सभी लोगों के। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो बेटा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमने लास्ट अपने चैनल पे लास्ट वीडियो डाली थी, जहाँ पर मैं आपको, अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे मैंने एक करियर अपॉर्चुनिटी की वीडियो डाली थी कि एक पीसीएम स्टूडेंट के बाद कितने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, कितने सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो जाके नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने सारे ऑप्शंस, अगर आप एक पीसीएम स्टूडेंट हैं, चाहे आप 11th क्लास में, चाहे आप 12th क्लास में, या फिर आपने पीसीएम से 12th क्लास पास करी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इवन आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। सो बेटा, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिर्फ ऑप्शन गिनाए थे, डिटेल डिस्कशन नहीं करा था। और मैंने वहाँ पर एक वादा करा था आप लोगों से, एक प्रॉमिस करा था कि उन सारे ऑप्शंस को मैं धीरे धीरे लेकर आऊँगा और जिन पे मैं डिटेल डिस्कशन करूँगा। सो उसी कड़ी में आज की वीडियो हमारी रहने वाली है। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग का जो सबसे फेमस एंट्रेंस एग्जाम होता है, यानी जेईई मेंस, उसकी डिस्कशन करने वाले हैं। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसके बारे में हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी हो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, या लैक ऑफ नॉलेज हो, या हो सकता है कंप्लीट नॉलेज हो, बट आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ नया मिलेगा और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। और इवन जो, अगर आपको ये सारी बातें पता है कि ये कैसे होता है कैसे नहीं, तो यहाँ पर आपको एक बड़े सवाल का जवाब मिलने वाला है, जो मोस्ट ऑफ द, मैंने अपने 5 साल के एक्सपीरियंस में जो देखा, जो बच्चों का बहुत बड़ा सवाल होता है कि सर किस समय किसी स्टूडेंट को जेईई मेंस का एग्जाम देना चाहिए। तो इसकी बात जो करूँगा मैं वीडियो के एंड में, मतलब ये पूरा कंप्लीट सिनेरियो समझाने के बाद, जेईई एग्जामिनेशन के बाद, मैं आपको ये बताऊंगा कि एक बच्चे को कभी जेईई मेंस का एग्जाम कब देना चाहिए, क्या है सही समय। ठीक है, सो अगर आपको जानकारी है तो आप इस क्वेश्चन के आंसर के लिए वीडियो के लास्ट में जा सकते हैं, कौन सा लाइव चल रहा है। ठीक है, सो बेटा समझते हैं कि इंजीनियरिंग हर बच्चा प्रीफर करता है, मैक्सिमम बच्चे प्रीफर करते हैं, यानी बीई या बीटेक का कोर्स, यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। और जैसे कि मैंने बताया कि इसके तरीके तो कई हैं, अब कई तरीके से इसमें एडमिशन्स ले सकते हो, यानी ये कोर्सेज आप प्राइवेटली कर सकते हो, गवर्नमेंट भी कर सकते हो, और इनके कई सारे एंट्रेंस एग्जाम हैं। बट जो सबसे अच्छे कॉलेजेस हैं उसमें जाने के लिए जो एग्जामिनेशन देना होता है वो होता है जेईई मेंस। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा इससे आप कौन कौन से कॉलेजेस में जा सकते हो, या फिर इंडिया के टॉपेस्ट कॉलेज यानी आईआईटी के लिए आपका सफर जेईई मेन से कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, सो मैं आपको इसमें भी एक बात बता दूं, ये सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास मैथ है पीसीएम के साथ, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है। ठीक है, ये एग्जाम भी उन्हीं के लिए होता है। ठीक है, सो जेईई मेंस यानी जिसका नाम है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सब बात करते हैं। ये एग्जामिनेशन हमारे पास कब दे सकता है कोई भी बच्चा, वो बच्चा दे सकता है जो 12th क्लास का स्टूडेंट हो या फिर उसने 12th क्लास पास आउट कर रखा हो पीसीएम से, यानी कि वो बच्चा दे सकता है जो 12th क्लास में है जिसके पास पीसीएम है, या फिर वो बच्चा भी दे सकता है जिसने 12th क्लास पास आउट कर लिया उसके पास पीसीएम है। ठीक है, और वो 1 ईयर ड्रॉप आउट है या 2 ईयर ड्रॉप आउट है। कहने का मतलब क्या है कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर जैसे 2024 में अगर कोई बच्चा 12th क्लास में है तो वो 2025 और 2026 यानी इन 3 सालों तक ही ये एग्जामिनेशन दे सकता है। यानी कि जो स्टूडेंट 12th क्लास में उस साल दे सकता है वो ये एग्जाम, या फिर अगली साल दे सकता है, या फिर अगली साल दे सकता है। बेसिकली वो सिर्फ 3 ही साल दे सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये एग्जामिनेशन जो होता है ये ऑनलाइन मोड पर होता है। ये एग्जामिनेशन कौन से मोड पे होता है? ऑनलाइन मोड पे, यानी कंप्यूटर बेस्ड होता है। ठीक है, आपको वहाँ पर जाके देना होता है। इसको कंडक्ट कराया जाता है एनटीए यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी, इसको कंडक्ट कराती है। आपको जेई देने के, जेई मेंस देने के जो आपके चांसेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 होते हैं। चलिए इस 3 चांसेस को समझते हैं। 3 चांसेस, हर साल ये पेपर 2 बार कराया जाता है। ठीक है, दिस एग्जाम विल कंडक्टेड 2 टाइम्स इन 1 ईयर। हर साल ये एग्जाम 2 बार कराया जाता है, एक जनवरी में और एक अप्रैल में। ठीक है, सो इसको समझते हैं कि वो 3 चांसेस कौन कौन से होते हैं। जैसे कि अगर अभी बात करें 2024 में, तो 1 जनवरी में एग्जाम हो चुका है, इसके अलावा एक एग्जाम होगा अप्रैल में। ऐसे ही 2025 के जैन में, अप्रैल में, ऐसे ही 2026 के जैन में, अप्रैल में। यानी अपने पास देखो 1 2 3 4 5 6, यानी इन 3 सालों में अपने पास 6 बार ये एग्जाम होने वाले हैं। और इन 6 में से आपको सेलेक्ट करने होते हैं सिर्फ 3, क्योंकि आप 3 ही बार दे सकते हैं एग्जामिनेशन। ठीक है, और वो एग्जामिनेशन आप कब देना चाहिए या क्या नहीं, यानी ये वाला क्वेश्चन कि किस समय आप दे सकते हैं और कौन से अटेम्प्ट आपको लेने चाहिए, ये बात हम भी लास्ट में करेंगे। ठीक है, और बाकी इवन हर, तो वैसे अगर आपको पता है बस एग्जामिनेशन, अगर आपकी प्रिपरेशन है तो आप इन 3 सालों में कैसे भी दे सकते हैं, मतलब कोई भी 3 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, लेकिन 3 चांस से ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आप एक जर्नल हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपका 12th में पीसीएम के साथ 75% मार्क्स होने चाहिए, 75% होनी चाहिए। SC ST के लिए ये क्राइटेरिया 65% है। ठीक है,
अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि क्या सर मेरे 75% अगर आ गए तो ही मैं जेई मेंस दे सकता हूँ? नहीं, जेई मेंस आप एग्जाम भर सकते हो, दे सकते हो, ठीक है। बट जब क्या होता है ना कि जैसे आपका जेई क्लियर हो गया और आपका जब कॉलेज का सेशन चालू होता है या कॉलेजेस के लिए जो काउंसलिंग्स होती हैं, सो उसमें क्या होता है आपका 12th की जब मार्कशीट लग के जाती है उसमें, सो अगर जैसे अगर आपका 75% नहीं है, आप जर्नल है आपका 75% नहीं है, बट आपकी जेई की कट ऑफ आ रखी है, सो ये क्या होता है वो आपको कॉलेज में एलिजिबल ही नहीं मानता। मतलब आपका जेई तो है बट 75% नहीं है तो आप एलिजिबल ही नहीं है कि उस कॉलेज में। हाँ, तो ये हो सकता है कि आपको कोई आप किसी दूसरे कॉलेज में ले सकते हो। कई कई बार ऐसा होता है, कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं लोएस्ट कॉलेज जो बोलते हैं कि बस जेई अपीयर होना चाहिए, उनको इतने क्राइटेरिया से फर्क नहीं होता है ना, और जेई क्लियर करने से भी फर्क नहीं होता, बस जेई का एग्जाम दिया होना चाहिए, तो उस जगह जा सकते हो। बट जिन अच्छे कॉलेजेस की और जिस क्वालिफाइंग की बात करता हूँ कि आप जेई मीन्स क्वालिफाइड माने जाओगे या नहीं, तो अगर आपका 75% नहीं होगा जब आपकी 12th की मार्कशीट लगेगी तो आप क्वालिफाइड नहीं माने जाओगे। क्लियर है क्या? आगे बात करते हैं बेटा। इसमें इस एग्जामिनेशन में आपको 3 सब्जेक्ट से सवाल आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। मैं आपको बता दूं अपने एक्सपीरियंस से जो सबसे टफ होता है वो मैथ्स होता है, ठीक है। और बच्चे इसी को नज़रअंदाज करते हैं, बच्चे अपनी प्रिपरेशन भी केमिस्ट्री फिजिक्स से शुरुआत करते हैं, उसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मैथ्स को बहुत कम ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो, है ना। और इवन जब ध्यान देते हैं तब तक उनको पता लग, जब तक वो अटेम्प्ट मार गया तो उनको पता लगता है मैथ सबसे ज़्यादा टफ है। खैर, ये चीज़ मैंने आपको ऐसे बता दी। आपको बताऊँ यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में वो होते हैं 90 क्वेश्चंस होते हैं। आपके एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन होते हैं? 90 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, 30 होते हैं केमिस्ट्री के और 30 होते हैं मैथ्स के, जिसमें से 20 और 10 का रेशियो चलता है, जिसमें से 20 फिजिक्स के एमसीक्यू होते हैं, ठीक है, और 10 एनएटी होते हैं। एनएटी का मतलब क्या? न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन से मेरा मतलब क्या है कि आपको वहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया होगा, ठीक है, आपको वो कैलकुलेट करना है, पूरा पढ़ना है, और उसके बाद ना आपको टिक नहीं लगाना होता, वहाँ पर एक कॉलम होता है जहाँ पर आपको हाथ से टाइप करना होता है, ठीक है। आप हाथ से टाइप करके उसका आंसर लाते हो और आपको आंसर लाना होता है पॉइंट के बाद कम से कम 2 संख्या का। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का आंसर 6.895 या 76 है तो आपको यहाँ तक आंसर लाना कंपलसरी है कि 6.89 तो आप लेके आओ। अब ये दो नहीं भी लाते कोई नहीं, ये करेक्ट माना जाता है। आ रहा है क्या बात समझ में? ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊं फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स यानी ये 20-10 रेशो में ये जो एमसीक्यू है यानी ये जो 20-20 क्वेश्चन हैं ये तो आप कर सकते हो सारे के सारे और करने ही होते हैं, ठीक है। बट एनएटी यानी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 करने होते हैं। यानी आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं फिजिक्स में, 25 क्वेश्चन करने होते हैं केमिस्ट्री में और 25 क्वेश्चन करने होते हैं मैथ्स में, जिसमें से 20 एमसीक्यू करने ही होते हैं। बाकी इन 10 ये 10 क्वेश्चन जो एनएटी वाले हैं इसमें आपके पास कोई भी 5 कर सकते हैं जिसको आप 5 बेहतर मानते हैं। बच्चे के मन में सवाल आ रहा है सर मैंने तो सारे कर दिए या मैंने 6 कर दिए 7 कर दिए तो क्या होगा? तो बेटा अगर आप सारे कर देते हो ना तो कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन क्या है ना कि वो जो आगे के 5 होंगे ना, जो पहले 5 दिख जाएंगे उनको, वो उसी के बेस पे मार्क्स देंगे, बाकी 5 को कंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। आई एम सॉरी, क्लियर है क्या? ठीक है। यानी ओवरऑल क्वेश्चन तो 90 पूछे जाते हैं बट जो मार्क्स का क्राइटेरिया होता है वो 75 का होता है। मतलब आपको टोटल क्वेश्चन 75 ही करने होते हैं, 75 में से ही आपको मार्क्स मिलते हैं। और 75 क्वेश्चन में यानी 25 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में करने होते हैं, 25 केमिस्ट्री में, 25 मैथ्स में, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपलसरी करने ही करने, मतलब जिनको आप कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं 30-30 क्वेश्चन करने हैं आपको, 25-25 ही करने होते हैं। और इस 75 के हिसाब से जो ये आपका एग्जामिनेशन बनता है वो कितने का बनता है? 300 मार्क्स का बनता है। यानी हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का बनता है, ठीक है। और 300 में से जो कट ऑफ जाती है, यानी जो अगर आप बोलते हो कि सर मेरे 300 मार्क्स के पेपर में से मुझे कितने नंबर आने चाहिए जो मेरा जेई क्लियर हो जाए, सो ये डिपेंड करता है कि उस साल बच्चों के क्या रिजल्ट जाते हैं, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका 100 अगर आप SC OBC की कैटेगरी में आ जाते हैं तो आपका 100 से 150 तक का अच्छा हो जाता है, और जर्नल में 150 से 200 तक का तो बहुत बहुत ज़्यादा प्रीसियस होता है। और इस समय जेई मेंस की इतनी होड़ है और इतने सारे इंस्टीट्यूशन वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतना ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, इतने ज़्यादा भीड़ है बच्चों की, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनके जेई मेंस में 200 प्लस रैंक 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, या तो मतलब टॉपेस्ट कॉलेज तो वही ले रहे हैं। तो इसलिए तो रैंक की बात करूं या कट ऑफ की बात करूं तो वो तो डिपेंड करता है कि किस तरह का इस बार का रिजल्ट जाता है, और उस हिसाब से ये एग्जामिनेशन भी थोड़ा टफ होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, शायद क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसमें बेटा 9 सब्जेक्ट कट ऑफ होती है। 9 सब्जेक्ट कट ऑफ का मतलब समझते हैं। 9 सब्जेक्ट कट ऑफ का मतलब होता है कि आपको कट ऑफ के अंदर आना होता है। कट ऑफ के अंदर आने का मतलब मान लो जैसे अगर इस बार की कट ऑफ मान लो 150 नंबर पे आपका 150 अगर मार्क्स आ जाते हैं तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है। आपकी कट ऑफ 150 पे मतलब आप आ जाते हो उन कॉलेजेस के अंदर और आपके 150 मार्क्स आ रखे हैं, लेकिन
केमिस्ट्री में आपके 0 हैं, ये दोनों, ये जो 150 मार्क्स आए हैं फिजिक्स और मैथ्स के मिला के हैं, तो तब भी आप जेईई मेंस क्वालिफाई मानोगे। मतलब आपको हर एक सब्जेक्ट में पर्टिकुलर क्वालिफाई नहीं होना पड़ता। जैसे कि आप बोर्ड को एग्जांपल के समझो, जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, आपकी परसेंटेज तो सारे मार्क्स को सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को कंक्लूड करके टॉप 5 मार्क्स को कंक्लूड करके निकाली जाती है, बट आपको हर एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली पास होना पड़ता है। इसमें कोई सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में पास होना है या हर एक सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं, यानी कोई सब्जेक्ट की ये नहीं है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट टफ लगता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट है, आपको पता है कि भाई मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी है, मैथ्स थोड़ी टफ है या वीक है, तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान देके इस पे ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करो। और मैथ्स में अगर आप कम भी करते हो या नहीं भी करते, इन दोनों पे अगर आपका कट ऑफ क्वालिफाई होता है तो आप जेईई एलिजिबल माने जाओगे कि आपका जेईई मेंस क्लियर हो गया, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसका टाइम ड्यूरेशन इस एग्जामिनेशन का 3 घंटे का होता है। ये एग्जाम आपका 3 घंटे का होता है। इसमें आप लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और गुजराती भी होती है, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ हिंदी इंग्लिश लिखी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन 2 लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं, बट मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए गुजराती भी इंक्लूड होती है। अच्छा, ये वाली बात मैं आपको बता चुका हूँ, ये साल में सिर्फ 2 ही बार कंडक्ट कराए जाते हैं, एक जैन में एक अप्रैल में, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, मार्किंग स्कीम पे आ जाते हैं। जो आपके एमसीक्यू हैं, ठीक है, आपके जो एमसीक्यू हैं, यानी फिजिक्स के 20, केमिस्ट्री के 20, मैथ्स के 20, यानी टोटल 60 एमसीक्यू, ये जो 60 एमसीक्यू हैं, अगर आप इसको करेक्ट करते हो, हर एक एमसीक्यू को करेक्ट करने पे आपको +4 मार्क्स दिए जाते हैं। और अगर गलती से आपने किसी एमसीक्यू को गलत कर दिया तो बेटा आपको -1 मिलता है, यानी नेगेटिव मार्किंग चलती है यहाँ एमसीक्यू में। किसमें? एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग चलती है। अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लो आपने 2 क्वेश्चन करे, एक क्वेश्चन आपने पूरा सही करा तो आपको मिल गया +4, और एक क्वेश्चन कर दिया आपने गलत, तो इसका -1 इसमें जुड़ेगा, यानी +4 में से 1 कम, यानी आपको ओवरऑल इन दोनों क्वेश्चन का मिला के 3 नंबर मिले सिर्फ। यानी वो अपना नंबर तो दिया नहीं, इसका भी एक नंबर खा लेता है। नेगेटिव मार्किंग को समझ आ गया होगा, जैसे कि मैं समझ रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं करते, एमसीक्यू है भाई, आपको नहीं आ रहा, आपको लगता है कि मेरे से गलत हो जाएगा, तो आप उसको अटेम्प्ट नहीं करो तो आपको 0 मिलता है, मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। यानी जेईई मेंस एग्जामिनेशन में आप किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं होता, और यही चीज़ आप सीखते हो जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, जब आप समझने लगते हो, जब आपके टीचरों से आप बात करते हो, तो यही सिखाते हैं वो आपको कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना होता बेटा। ये बोर्ड नहीं चल रहा कि कुछ ना कुछ लिख के आओ, कुछ ना कुछ मिलेगा, किसी पे टिक मार के आओ, कौन सा कुछ नुकसान जा रहा है, नुकसान जा रहा है 1 मार्क्स का, और आपको मैं बताऊँ 1-1 मार्क्स से कट ऑफ गिरती और बढ़ती है, ठीक है। सो आपको यही सीखें, इस जर्नी में यही सीखना होगा। अगर आप जेईई मेंस या इंजीनियरिंग को प्रीफर कर रहे हो और जेईई मेंस जैसा एग्जाम, टफेस्ट एग्जाम आप दे रहे हैं, तो किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं और किसको नहीं। आगे बात करते हैं एनएटी यानी कि हमारा न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से आपको 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 मैथ, जैसे कि मैंने बताया होते हैं, जिसमें से आपको 5-5 करने होते हैं और टोटल 15 क्वेश्चन करने होते हैं आपको, ठीक है। अगर आप इसको करेक्ट करते हो तो वही वाली बात, आपको +4 मिलेंगे। लेकिन इसमें एक कमाल की बात है, अगर आपने गलत भी करा या अटेम्प्ट भी नहीं करा तब भी आपको 0, मतलब दोनों कंडीशन में आपको 0 मिलता है। यानी एनएटी के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो या ना करो, आपको अगर आप अटेम्प्ट करो और गलत हो जाए, इनकरेक्ट हो जाए, तो इनकरेक्ट पे भी और अनअटेम्प्ट पे भी, दोनों पे 0 मार्क्स मिलते हैं। यानी इससे बढ़िया तो अटेम्प्ट कर दो ना। तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट जरूर कर सकते हो, ठीक है। एमसीक्यू में अगर अटेम्प्ट करोगे तो नेगेटिव मार्किंग, बट एनएटी में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती, ठीक है। क्लियर हो गया क्या? चलो, अब ये तो मैंने जानकारी दे दी इस पूरे एग्जामिनेशन की हर एक तरह से, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पा गए, भाई इतनी चर्चा हुई इस एग्जामिनेशन की, क्लियर करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्या प्रिपेयर, आखिर में किस चीज के दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए इस टफेस्ट एग्जामिनेशन को देने के बाद। सो आपको मैं बताऊं, आप एलिजिबल हो जाते हो जेईई एडवांस के लिए। जेईई एडवांस इसी का एडवांस वर्जन है, इस एग्जामिनेशन का अगला वर्जन है जेईई का दूसरा। जेईई एडवांस से आप भारत के अंदर 23 आईआईटी है, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इनसे बड़े कॉलेजेस नहीं हैं भारत के अंदर अगर मैं बात करूं। और जेईई एडवांस ही वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो आपके आईआईटी के दरवाजे खोलता है, या आईआईएससी के दरवाजे खोलता है, ठीक है। और भी पेट्रोलियम वगैरह जैसे चीज़ों के भी दरवाजे खोलता है जेईई एडवांस। और जेईई एडवांस को पेपर में बैठने के लिए आपका जेईई मेंस क्लियर होना चाहिए। और अगली वीडियो में जेईई एडवांस पे लाऊंगा, तो वहाँ पर मैं आपको जेईई एडवांस की पूरी जानकारी दूंगा। तो पहली बात तो ये आपका है जेईई एडवांस क्लियर हो जाता है। अब जो लोग जेईई एडवांस नहीं देना चाहते, भाई उन्होंने बोला भाई मैंने बड़ी मुश्किल से जेईई मेंस क्लियर करा, अब मैं एडवांस के लिए इतना ज़्यादा नहीं दे सकता, भाई मेरी इतनी नहीं है, मेरी औकात की बात कर रहे हैं, ठीक है। सही बात है भाई, टफेस्ट एग्जाम है जेईई एडवांस। यूपीएससी और जेईई एडवांस हमारे इंडिया के टफेस्ट एग्जामिनेशन में से एक माने जाते हैं। टफेस्ट का मतलब इनसे टफ कुछ है ही नहीं, तो औकात की बात तो आएगी ना, हर बच्चे के बस में नहीं होती। आगे बात करते हैं एडमिशन फॉर बीई और बीटेक,
ठीक है। अगर बच्चा चाहता है भाई जेई एडवांस नहीं देता मेरे को, तो भाई अब बीए और बीटेक का कॉलेज मिल जाए, यानी मैं इंजीनियरिंग अपनी स्टार्ट कर दूँ। सो क्या जेई मेन से क्या मेरे को सिर्फ अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे? तो मिल जाएंगे ना बेटा। जे एडवांस से आपको आईआईटी मिलता है। आईआईटी के अलावा जो बेस्टेस्ट कॉलेज हैं वो है एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटी हो गया, जीएफटीआई हो गया, एसएफटीआई हो गया और डीटी हो गया। ये टॉपेस्ट कॉलेज हैं। आईआईटी के बाद जैसे अगर रैंकिंग वाइज बात करें तो आईआईटीज को अगर हम हटाते हैं तो उसके बाद जो रैंकिंग है वो ये है। ये वो कॉलेजेस हैं जहां पर इंजीनियरिंग आईआईटी के बाद जो सबसे ज़्यादा मशहूर इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये। ठीक है, आपको यहाँ पर अगर आपका जेई मेंस क्लियर होता है तो आप जेई मेंस के बाद इन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले सकते हो। ये गिने चुने नहीं है, इनके अलावा और भी है, जैसे आईपीयू मैंने लिखा, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसके भी कई सारे कॉलेजेस हैं। इसके अलावा और भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि कई बार क्या होता है, अगर आपका इंजीनियरिंग सपना है, भाई जेई मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ बट मेरे मार्क्स आ रखे हैं और आपके पास पैसा है, सो कई प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आपको इंजीनियरिंग प्रीफर करते हैं। बस उनका ये मान्यता होता है कि बस आप जेई मेंस आपने दिया हो, ठीक है। अगर आपने सिर्फ जेई मेंस दिया तब भी आप उन कॉलेजेस के लिए अप्लीकेबल हो जाते हो। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं, ठीक है, बस वहाँ पे पैसा लगता है। बस वो बोलते हैं कि आपकी रैंक कुछ भी आई हो, आप क्वालिफाइड हुए कि नहीं हुए उससे कोई मतलब नहीं, बस आपने अपियरिंग करी है, उसी के लिए बहुत बड़ी बात है, तो उसी में एडमिशन ले लेते हैं। सो मैं उनसे बोलूँगा बच्चों से कि भाई अगर जेई मेंस आपने 1-2 साल दे दिया और आपसे नहीं निकल रहा, तो आप बेटा उसी रैंक के हिसाब से अगर आपके पास पैसा है तो आप इंजीनियरिंग की तरफ मुड़ सकते हो। और क्योंकि अगर आपका सपना अपने स्किल को डेवलप करना है इंजीनियरिंग लाइन में। अच्छा, आगे बात करते हैं। हाँ, जो इस वीडियो के जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जो मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है, किस समय स्टूडेंट को जेई मेंस देना चाहिए? क्या भाई 12th में, जैसे आप 12th चल रही है आपकी, ठीक है, आप जब पढ़ते हो आपका दिसंबर में या जनवरी में आपके वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल्स, और उसी जनवरी के में पहला आप अटेम्प्ट दे सकते हो, है ना। तो क्या दे देना चाहिए, या 12th के पास आउट होने का 12th जो अप्रैल में आता है उस सेशन में दे देना चाहिए, या सर उस साल का ड्रॉप लेके अगली वाली जनवरी में दूं या उससे अगली वाली में दूं? वो 3 अटेम्प्ट कौन से होने चाहिए मेरे? बेटा मेरा मानना ये है, ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा, ठीक है। और मैं ऐसे बता रहा हूँ, कई बार बच्चे ऐसे दे देते हैं, मजे मजे में दे देते हैं। अभी भी देखा था मैंने, कुछ बच्चों ने दे दिया था, और इवन मजे मजे का मतलब वो ऐसे दिया है, उन्होंने थोड़ा मोड़ा पढ़ा और उनकी रैंक भी आ गई और उनका क्वालिफाइड हो गया। अब वो बच्चे क्या होता है, दूसरे बच्चों को भी मिसगाइड करते हैं कि भाई हमने तो दिया था, हम तो ऐसे 12th में थे, हम तो पढ़ते पढ़ते नहीं थे, और हमारा क्या था कि भाई ऐसे हमारा भाई हुआ कि जेई भरना है, हमने भर दिया और हमारा आ गया। और कई बार क्या होता है, वो SC ST को कैटेगरी से होते हैं तो उनको कॉलेजेस भी मिल जाते हैं, DTU मिल जाता है आराम से, तो फिर वो तो और ज़्यादा बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं, ठीक है। कई बार उनकी किस्मत चमक जाती है तो इस वजह से आप मैनिपुलेट हो जाते हो। तो मैनिपुलेट नहीं होना, देखो हर बच्चे की किस्मत नहीं होती। कई आपने ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं जो 2-2 साल ड्रॉप आउट करते हैं लेकिन नहीं निकलता, और इतने नॉलेजेबल बच्चे हैं, इतनी मेहनत करी, उनसे जेई मेंस नहीं निकला, है ना, है ना। ये एग्जामिनेशन क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाली बात। तो एक अच्छे स्टूडेंट की बात करूँ कि कब देना चाहिए, ठीक है, तो मेरा मानना है कि इस एग्जामिनेशन को आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और अब फर्स्ट अटेम्प्ट में सर कैसे निकलेगा, ऐसे कैसे निकल जाएगा? तो मैं आपको बताऊं, अगर आप 12th क्लास में हैं, ठीक है, 12th क्लास में आप पढ़ते हैं, करीबन अप्रैल से पढ़ते हैं, दिसंबर तक आए होते हैं, दिसंबर में आपने प्री बोर्ड दिया होता है, 12th आपका अच्छा खासा होता है, ठीक है। और आपको ध्यान देना है, क्या आपने 11th क्लास उतना अच्छे से पढ़ी है? देखो मैं आपको बहुत 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 कमाल की बात सिखाने जा रहा हूँ। जेई मेंस का एग्जामिनेशन उस बच्चे को देना चाहिए, सबसे पहला अटेम्प्ट कब देना चाहिए वो बता रहा हूँ आपको। बस अपने आप से एक सवाल पूछना है, क्या अपने आप से सवाल पूछो, क्या भाई कि तू या क्या बहन तूने क्या 11th का जो पूरा सिलेबस है क्या वो आपको आता है अच्छे से? क्या आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे क्लियर हैं क्या 11th क्लास के? अगर अंदर से जवाब आए हाँ कि 11th के कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, उसके क्वेश्चंस मुझसे बन जाते हैं, ठीक है। और 12th क्योंकि आप पढ़ रहे हो, और उसके बाद दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि भाई हमने 12th दे दिया, 12th हम पढ़ ही रहे होते हैं, तो दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि 12th के भी क्लियर हैं, आपके अंदर से आता है कंसेप्ट मेरे क्लियर हैं दोनों, 11th के भी 12th के भी। तब मेरे मानने से आप जनवरी वाला या अप्रैल वाला अटेम्प्ट दे देना चाहिए, पहला अटेम्प्ट दे देना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे होता है कि भाई आपका, देखो ये वाला सवाल आप जब अपने आप से पूछोगे ना कि आपके कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, तो आपके अंदर से जो आंसर आएगा ना बिल्कुल रियल आएगा, है ना, क्योंकि आप दूसरों से झूठ बोल सकते हो, खुद से नहीं। ये बात जरूर ध्यान रखना, आप दूसरों से झूठ बोल सकते हो, खुद से कभी भी नहीं। अगर अंदर से आवाज़ आ रही है कि आपके 11th और 12th दोनों के कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आपको जनवरी वाला, अगर आपके मन में है या आपके घर से प्रेशर है या कुछ भी है, ठीक है, तो आप दे दिए, चलो दे दिया भाई, एग्जामिनेशन मैंने दे दिया, है ना। इससे आपको पता लग जाएगा कि उस कंसेप्ट के हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, कैसे बैठना होता है, कैसे करना होता है। और इवन
आपको वो एक पूरा आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई मेरे कंसेप्ट क्लियर है, मेरे से क्वेश्चन हो रहे थे, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो रही है, ठीक है, ये वाली बात। और फिर क्या करना चाहिए आपको, उस पहले अटैम्प्ट को देने के बाद, देखो मैं दो तरीके से बात करूँ, फिर उस पहले अटैम्प्ट को देने के बाद आपको लेना चाहिए टाइम, और उस टाइम में क्या करना, कंसेप्ट तो आपके अच्छे से तैयार ही है, कंसेप्ट आपके अच्छे से तैयार ही है, जब जवाब आ गया हाँ, तो आपको करना 2-4 महीने का गैप लेना चाहिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद, अप्रैल वाला नहीं देना अटेम्प्ट आपको, वो 1 ईयर के अंदर ना आपके टाइम मैनेजमेंट को ना कंट्रोल करना सीखना चाहिए। या फिर अगर आप जनवरी वाला दे चुके हैं और आपको पता लग गया टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत है, सिर्फ देखो अगर कंसेप्ट के लिए तो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आएगी, आपको रियल बता रहा हूँ, तो आपको वो 2 महीने ना फिर आपको बोर्ड के लिए या अच्छे से तैयार करना होता है, बिल्कुल अच्छे से, कि आप जेई के लिए अपने टाइम मैनेजमेंट को कंट्रोल करो। उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कंसेप्ट को तो आपको आता ही है, आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, चाहे आप किसी भी चैनल से ज्वाइन कर लो, या किसी भी, बहुत सारी टेस्ट एजेंसी चल रही हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो ये लगातार कंडक्ट कराते रहते हैं एग्जामिनेशन को, आपके मॉक टेस्ट है ना, जो आपके मिरर टेस्ट होते हैं वो होते रहते हैं, ठीक है। या फिर आपके ऑफलाइन सेंटर्स में भी बहुत सारे जेईई मेंस के टेस्ट होते रहते हैं जो बिल्कुल जेईई मेंस के पैटर्न जैसे होते हैं, जो आपको आपका मिरर दिखाते हैं, तो आप उन टेस्ट को सॉल्व करो, और टेस्ट को सॉल्व करते करते आपने जब आपका एकदम रिजल्ट अच्छा आने लग गया तो आप जाके अप्रैल वाला दे दो, और नहीं आए तो आप 1 साल का ड्रॉप लेके बस टाइम मैनेजमेंट को कंट्रोल करो। अच्छा, ये बात हुई कि भाई 11th का कंसेप्ट अच्छा था, 12th का कंसेप्ट क्लियर था तो दे दिया। अब दूसरे बच्चे जो दूसरे कैटेगरी के मोस्ट प्रोबेबल बच्चे देखने को मिलते हैं, 12th का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है क्योंकि वो अप्रैल से पढ़ रहे होते हैं, बट 11th में टाइम कम मिला होता है तो 11th के कंसेप्ट इतने अच्छे से क्लियर नहीं होते। तो जब आप दिसंबर में अपने आप से ये सवाल पूछोगे कि भाई तेरा 11th का कंसेप्ट क्लियर, तो जवाब आएगा ना, रियल है, और 11th टफ है भाई, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टफ है, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टफ है, और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टफ है, और इवन बेसिक्स कंसेप्ट वहीं पे है, ठीक है। जब आएगा जवाब ना, तब आपके 11th के कंसेप्ट के लिए नहीं है, आप सिर्फ 12th के कंसेप्ट ले जाके कितना ही कर लोगे, तो आपको एग्जामिनेशन नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका मोरल डाउन हो जाता है, आपका एक चांस खत्म हो जाता है। चांस को ऐसे बर्बाद मत करो। हाँ, अगर आपके अंदर आ रहा है कि नहीं भाई मेरे को तो चांस देना है, तो आप नॉर्मल किसी के जाके मॉक टेस्ट दे दो ना, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी जाके आप नॉर्मल ऑफलाइन सेंटर कहीं पे जाके एक मॉक टेस्ट दे दो, आपको अपनी औकात पता लग जाएगी। क्यों जाके अपना चांस खराब करना जेईई मेंस ऐसे उस पर। आप बोर्ड पे पूरा फोकस करो, अपने बोर्ड पे रिजल्ट बनाने की कोशिश करो, बोर्ड पे पूरा फोकस करो। अगर आपका 11th कंसेप्ट क्लियर नहीं है, दिसंबर में जवाब आया, और क्योंकि तुम सोच रहे हो कि नहीं सर मैं तो अप्रैल वाला अटेम्प्ट देना चाहता हूँ, मैं 3 महीने में 11th इंप्रूव कर लूँगा, जादू नहीं है, हलवा भी नहीं है, 3 सब्जेक्ट है। 12th का बोर्ड खराब हो जाएगा अप्रैल के सेशन के तुम्हारे अटेम्प्ट के चक्कर में, क्योंकि गॉड गिफ्टेड माइंड हर बच्चे का नहीं होता। तो दूसरा जवाब यह है कि आपने क्या करना है, अब अपने बोर्ड पर फोकस करना है पूरा, 12th अपना अच्छे से निपटा लो, एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद लग जाओ प्रिपरेशन में। सबसे पहले 11th को आप करो, रोज इंप्रूव करना शुरू करो, आप चाहे ऑनलाइन से ऑफलाइन से जैसे भी ज्वाइन करते हो, और अगर आप नहीं भी ज्वाइन करते, आप यूट्यूब से भी करते हो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। बस आप कुछ अच्छी बुक्स ले लो, हम एक टाइम आएगा जहाँ पर हम जेईई की प्रिपरेशन, जेईई के सिलेबस की बात करेंगे तो वहाँ मैं बता दूंगा। तो बस आप क्या करो, 11th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, 11th की प्रिपरेशन के साथ रोज 12th को रिवाइज में रखना, मतलब सारा दिन 11th के कंसेप्ट नए पढ़े, उनको इंप्रूव करा, और 12th वाले कंसेप्ट अभी पढ़ के आए बोर्ड से तो वो हमारे इंप्रूव हैं, बट उनको रिवाइज कर लिया रोज के रोज, फिजिक्स के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री, टाइम टेबल वगैरह की भी डिस्कशन में आने वाले सीरीज में करूँगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपको 1 साल बिताना है। उसके बाद 12th के बाद का जो जनवरी वाला सेशन आएगा वहां देना होता है पहला अटेम्प्ट, और जब आप 1 साल पढ़कर दे रहे होते हो, विद टाइम मैनेजमेंट सब कंट्रोल करते हुए देते हो, और मॉक टेस्ट सीरीज देके अपना इंप्रूवमेंट बढ़ा के देते हो, तो वो जो पहला टेस्ट होता है, मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं, अगर आपने तमीज से पढ़ा है उस साल, तो आपका पहले अटेम्प्ट में निकल जाता है। और अगर नहीं निकलता तो वहां से आपको कमी पेशी निकलती है, आप अप्रैल वाला भी अटेम्प्ट मारो, और 2 अटेम्प्ट में अगर आपका नहीं निकलता, ठीक है, तो बेटा कुछ किस्मत होती है, किस्मत समझ जाओ कि इतना पढ़ने के बाद नहीं हो रहा, कंसेप्ट क्लियर है, टाइम मैनेजमेंट क्लियर है, अब नहीं हो रहा, तो देखो इंस्टीट्यूशन वाले बोलते हैं कि भाई तुम्हें तो सिर्फ 1 सीट चाहिए, तो सिर्फ उसके लिए फोकस रहो। अरे इतनी भीड़ है भाई, मैंने इतनी मेहनत करी, और ऐसा नहीं मुझे नॉलेज नहीं है, मैंने ऐसे बच्चे देखे जिनसे जेईई नहीं क्लियर हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आज अनसक्सेसफुल है, या इनका मतलब ये नहीं कि उनको 11th-12th के कंसेप्ट नहीं आते। इवन एक जेईई के बच्चे जिससे क्वालिफाइड हुआ और जिससे क्वालिफाइड नहीं हुआ, कई बार ऐसा होता है जिससे क्वालिफाइड नहीं हुआ वो उससे ज़्यादा जानता है, ठीक है। अच्छे टीचर्स हैं ऐसे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड और कहीं और जाकर उन्होंने फिर बाद में बनाया, तो कुछ किस्मत भी होती है कि नहीं निकल रहा, तो आप टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो तो आप टाइम। हाँ, लेकिन अगर आपके अंदर एक जिद है कि नहीं भाई जेईई नहीं तो कुछ नहीं, और ये अंदर से सवाल आ रहा है कि जेईई नहीं तो कुछ नहीं, अगर ये आया है तो आप तीसरा अटेम्प्ट भी जनवरी वाला दे दो, आपको संतुष्टि हो जाएगी। लेकिन जिनका होना होता है वो पहले और दूसरे अटेम्प्ट में हो जाता है, मैंने जैसे कि आपको बताया, तीसरा अटेम्प्ट जाना ही नहीं पड़ता,
ठीक है। तीसरे अटेम्प्ट तक तो वही जाते हैं, फुल नॉलेज है, किस्मत साथ नहीं दे रही। तीसरा अटेम्प्ट वो तब जाते हैं कि जब जेई नहीं तो कुछ नहीं, और अगर ये आ जाए अंदर से कि जेई नहीं तो कुछ नहीं, तो दे डालो तीसरा अटेम्प्ट। कम से कम मन में ये तो नहीं रहेगा कि भाई नहीं करा। और मैं बेटा अब जब अपना बेस्ट, बस इतना याद रखना कि हर एग्जामिनेशन में आपको अपना बेस्ट देना होता है, ठीक है। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखते, और आज आप, मुझे लगता है आपको इस सवाल का जवाब अच्छे से मिल गया होगा। मैंने बहुत लंबा खींच दिया, बट कोई नहीं, है ना। मैं चाहता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस में जितना बोलूँ उतना कम है, बट मैं चाहता हूँ कि आपको सिखा दूँ जो मेरे को जो चीज़ें मेरे को 5-7 साल में पता लग रही हैं, वो चीज़ें मैं आपको एक वीडियो में, एक बात में अपने सारे एक्सपीरियंस को शेयर कर दूँ। शायद आपका भला हो जाए, शायद आपको उतना एक्सपीरियंस ना करना पड़े, ठीक है। सो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ जेईई के बारे में बताया, और ठीक है, और आपके इस बड़े से सवाल का भी जवाब दिया। बड़ा सा नहीं है, बस छोटा सा है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।